भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं और इसमें कल आपको भारतीय न्याय संहिता पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा किए थे। भारतीय न्याय संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा था। और फिर अपराध किसे कहा जाता है, अपराध की परिभाषा आपने पढ़ लिया। और अपराध की परिभाषा के अंतर्गत सबसे अच्छी जो परिभाषा आपको बताए कि बीएनएसएस की धारा 21Q के अंतर्गत अपराध की जो परिभाषा दी गई है सबसे उत्तम परिभाषा मानी जाती है। और उसके अंतर्गत आपने देखा कि अपराध क्या है। ये अपराध एक ऐसा कार्य है या लोप है जिसको तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। और साथ ही साथ आपने देखा कि इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसे पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत जो परिवाद किया जाता है वह भी अपराध के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 24, उपधारा 30, उपधारा 18 के अंतर्गत आपने देखा कि अपराध वह कार्य है जो भारतीय न्याय संहिता द्वारा निषिद्ध है या स्पेशल लॉ द्वारा निषिद्ध है या लोकल लॉ द्वारा निषिद्ध है तो उसको अपराध कहा जाएगा। तो ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रोहिबिटेड है या स्पेशल लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है या लोकल लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है तो वह कार्य अपराध के अंतर्गत आएगा। कुछ विद्वानों की परिभाषा भी आपने पढ़ा था। अब इसके बाद देखा जाएगा कि अपराध के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, ऑफेंस के क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ध्यान रखना है अपराध का एक आवश्यक तत्व होता है और दूसरा अपराध का चरण होता है। जनरली जब पूछा जाता है कि अपराध के आवश्यक तत्व को बताइए तो स्टूडेंट अपराध के चरण को बताना शुरू करता है। अपराध का जब चरण पूछा जाएगा तो अपराध के आवश्यक तत्व को बताना शुरू करता है। ये ध्यान रखना है कि अपराध के तत्व अलग हैं, अपराध के चरण अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपराध की परिभाषा पढ़ लिया। अब अपराध की परिभाषा के बाद अब ये देखा जाएगा कि अपराध के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो अपराध के कुल 4 आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि पर्सन होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। और व्यक्ति शब्द को सेक्शन 2 की उपधारा 26 में इसको डिफाइन किया गया है कि सबसे पहले अपराध के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक है। दूसरा, व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति में मेंसरिया गिल्टी माइंड, दोषी मन का होना आवश्यक है। और तीसरी आवश्यक शर्त है कि गिल्टी माइंड पर्सन है, पर्सन में गिल्टी माइंड होना चाहिए और उस गिल्टी माइंड के इन्फ्लुएंस में कोई एक्ट किया जाना चाहिए या कोई ओमिशन किया जाना चाहिए। और चौथा, उस एक्ट या ओमिशन के परिणाम स्वरूप चाहे पर्सन है या सोसाइटी है उसको इंजरी होनी चाहिए, उसको क्षतिकारित होनी चाहिए। तो अपराध के कुल 4 आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला व्यक्ति होना चाहिए,
केवल व्यक्ति मात्र होने से अपराध नहीं होता है, उस व्यक्ति में दोषी मन गिल्टी माइंड का होना भी आवश्यक है। और केवल यदि व्यक्ति है, व्यक्ति में दोषी मन है, तब भी अपराध का गठन नहीं होगा। अपराध के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में जो दोषी मन आया है, उस दोषी मन के इन्फ्लुएंस में कार्य या लोप का किया जाना आवश्यक है। और कार्य या लोप जो किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति या समाज को क्षति पहुंचनी आवश्यक है। यदि ये चारों शर्तें फुलफिल होती हैं, तब ये अपराध कहा जाएगा। तो ये अपराध के चार आवश्यक तत्व हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पर्सन शब्द आया है, व्यक्ति शब्द आया है, तो अपराध करने के लिए व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अपराध करने के लिए व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन को इम्पोज किया जा सके, विधिक बाध्यता को उसके ऊपर अधिरोपित किया जा सके। ऐसा व्यक्ति जिसको विधिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है, विधिक रूप से उसको बाध्यता उसके ऊपर अधिरोपित नहीं की जा सकती है, तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने के लिए यदि सक्षम नहीं है, उसके विधिक रूप से योग्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति किस तरीके का होना चाहिए? व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर विधिक अविधिक बाध्यता को अधिरोपित किया जा सके। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर विधिक बाध्यता को अधिरोपित नहीं किया जा सकता है, वह व्यक्ति अपराध करने के लिए उस सक्षम नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई माइनर है, कोई 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है, कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, कोई अंडर मिसकंसेप्शन कार्य कर रहा है, ये सब व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपराध के लिए ऐसा व्यक्ति अपराध करने के लिए ये सक्षम नहीं माना गया है, इसको योग्य नहीं माना गया है। तो अपराध के लिए व्यक्ति जो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर विधिक बाध्यता को आरोपित किया जा सकता है। तो व्यक्ति के लिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज देखा जाए तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत धारा 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है, और उसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी भी आती है, संगम भी आता है, व्यक्तियों का निकाय भी आता है। इससे स्पष्ट होता है कि पर्सन शब्द के अंतर्गत लीगल पर्सन को, विधिक व्यक्ति को भी इसमें शामिल माना गया है। तो अब यहाँ पर जब व्यक्ति शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति को भी इसमें शामिल माना गया है, कंपनी भी व्यक्ति के अंतर्गत आती है, तो अब एक प्रश्न यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि यदि कंपनी के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, कोई अपराध कारित किया जाता है, तो कंपनी को किस तरीके से उसको दंडित किया जाएगा? कंपनी की न तो कोई शरीर होती है, न तो उसकी कोई आत्मा होती है। अतः ध्यान रखना है कि धारा 4 के अंतर्गत जो दंड का प्रकार बताया गया है, अब 6 प्रकार का दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत 5 प्रकार का केवल आपने दंड पढ़ा। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के अंतर्गत 6 प्रकार का दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें छठवां सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। तो अब देखेंगे कि दंड के प्रकार में कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, कारावास की सजा हो सकती है,
अर्थदंड दिया जा सकता है, संपत्ति का समपहरण हो सकता है, सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। तो अब यदि कंपनी के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो कंपनी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, उसको आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है, अर्थदंड से उसको दंडित किया जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी का फॉरफीचर हो सकता है, उसकी संपत्ति का समपहरण किया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि व्यक्ति होना चाहिए। तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? पागल भी व्यक्ति है, 7 वर्ष से कम आयु का बालक भी, वह भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। एक नशा में व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। तो अपराध करने के लिए ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जिसके ऊपर विधिक बाध्यता को आरोपित किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब दूसरा आवश्यक तत्व है कि केवल मात्र व्यक्ति होने से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है। उस व्यक्ति में मेंसरिया होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, उसके मन में गिल्टी माइंड होना चाहिए, दोषी मन होना चाहिए। तो अब ये जो मेंसरिया है, इसको अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ा जाएगा। और ये जो मेंसरिया टर्म है, सबसे पहली बार कोक महोदय ने इस मेंसरिया टर्म को एक्टस नॉन फेसिट रिमनिस मेंसिटरिया, इस सूत्र में इसको व्यक्त किया, जिसका अर्थ होता है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उस कार्य को दोषी मन के साथ नहीं किया जाता है। अर्थात व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति में लेकिन दोषी मन होना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता है जब तक उसको दोषी मन के साथ नहीं किया जाता है। तो अपराध के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है कि पर्सन होना चाहिए, और उस पर्सन में गिल्टी माइंड, दोषी मन का होना आवश्यक है। अब तीसरी शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसका दोषी मन भी है, तब भी अपराध नहीं होगा। एक व्यक्ति है और उसका गिल्टी माइंड है, एक व्यक्ति है वो सोचता है, उसका गिल्टी माइंड है कि मैं फला व्यक्ति की हत्या कारित कर दूं, तो व्यक्ति भी है, कॉम्पिटेंट पर्सन भी है, विधिक बाध्यता भी उसके ऊपर आरोपित की जा सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का जो दोषी मन होना आवश्यक है, और दोषी मन भी है कि मैं फला व्यक्ति की हत्या कारित कर दूं, तो व्यक्ति भी है, दोषी मन भी है, लेकिन यहाँ पर अपराध का गठन नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि फला व्यक्ति की मैं हत्या कारित कर दूं, तो उसने कोई अपराध कारित नहीं किया, क्योंकि अपराध के लिए 4 शर्तें आवश्यक हैं। पहला, पर्सन होना चाहिए, पर्सन में गिल्टी माइंड होना चाहिए, पर्सन का दोषी मन भी हो गया तो उसी से अपराध का गठन नहीं होगा, बल्कि तीसरी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, अर्थात उस गिल्टी माइंड के इन्फ्रेंस में उस व्यक्ति के द्वारा एक्ट या ओमिशन, कार्य या लोप का किया जाना भी आवश्यक है। अब जब कार्य या लोप कर दिया जाता है, तो अब चौथी आवश्यक शर्त है कि उस कार्य या लोप के परिणाम स्वरूप पर्सन या सोसाइटी को इंजरी होना आवश्यक है। तब इसको ये 4 अपराध के आवश्यक तत्व हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, ये अपराध की पूछा जाएगा कि क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। 4 आवश्यक तत्व जब आप बताएंगे तो आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की 3 आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं और चौथी शर्त पूरी नहीं होती है, फिर भी उसको अपराध मान लिया जाता है। तो भारतीय दंड संहिता में ऐसा कौन सा अपराध है
भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कौन सा अपराध है कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व आपने पढ़ा, 3 आवश्यक तत्व उसमें पूरा होता है और चौथा आवश्यक तत्व कि पर्सन या सोसाइटी को इंजरी होनी चाहिए, यह शर्त पूरी नहीं होती है फिर भी उसको अपराध मान लिया जाता है। या दूसरे शब्दों में इस सवाल को पूछा जाता है कि इन एडुकेट ऑफेंस क्या होता है, अपूर्ण अपराध किसे कहते हैं, अर्थात चारों तत्व नहीं पूरा होता है, केवल 3 तत्व पूरा होता है तो वह अपूर्ण अपराध के अंतर्गत आएगा। तो अपूर्ण अपराध किसे कहा जाता है? तो इस संबंध में आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में 3 प्रोविजन दिया गया है और 3 प्रोविजन, एक तो है हत्या का प्रयत्न। अब देखें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 3 ऐसे अपराध हैं जिसमें चौथी शर्त पूरी नहीं होती है। अपराध का चौथा शर्त आपने क्या पढ़ा कि पर्सन या सोसाइटी को इंजरी होनी चाहिए, व्यक्ति या समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 3 ऐसे प्रोविजन पढ़ेंगे जिसमें अपराध का चौथा आवश्यक तत्व फुलफिल नहीं होता है फिर भी उसको अपराध मान लिया जाता है। तो सबसे पहले आईपीसी में जो आप पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयत्न। अब यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हत्या के प्रयत्न से संबंधित है। तो जो हत्या का प्रयत्न होता है या किसी भी अपराध का जो प्रयत्न किया जाता है उसमें चौथी शर्त पूरी नहीं होती है और फिर भी उसको अपराध मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और यह बी को मार डालने के आशय से और बी के ऊपर गोली चलाता है और गोली बी के बगल से निकल जाती है। यहाँ पर बी को कोई क्षति कारित नहीं हुई फिर भी यहाँ पर ए को हत्या के प्रयत्न के लिए इसको दोषित किया जाएगा, हत्या के प्रयत्न के लिए इसको दंडित किया जाएगा। यह कैसा अपराध है? यह अपूर्ण अपराध है। इसमें 3 ही शर्त पूरी हो रही है, व्यक्ति भी है, व्यक्ति में दोषी मन भी है, दोषी मन के अनुसरण में उसने कार्य भी किया है, लेकिन जो चौथी शर्त है कि पर्सन या सोसाइटी को इंजरी होनी चाहिए, यह शर्त फुलफिल नहीं होती है फिर भी हत्या के प्रयत्न के लिए इसको दंडित किया जाएगा। तो एक तो यहाँ पर ये है। दूसरा आप पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसको भारतीय न्याय संहिता में धारा 61 की उपधारा 1 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भारतीय न्याय संहिता में कहां पर परिभाषित किया गया है? तो धारा 61 की उपधारा 1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और धारा 61 की उपधारा 2 के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा आप पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या किसी वैध कार्य को अवैध साधन द्वारा करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी इलीगल एक्ट को या किसी लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल मीन्स के द्वारा करने के लिए एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो वह सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है और उसके अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। जबकि अपराध में चौथा आवश्यक तत्व आपने पढ़ा कि
तीसरा आवश्यक तत्व कि कार्य किया जाना चाहिए और कार्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या समाज को क्षति पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कोई क्षति कारित नहीं होती है, फिर भी उसको धारा 61 बी के अंतर्गत, उसको 61 की उपधारा 2 के अंतर्गत उसको दंडनीय बनाया गया है। तो जैसे दो व्यक्ति हैं और वह किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए सिर्फ सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो मात्र सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, कोई कार्य भी नहीं किया जाता है, मात्र दो व्यक्तियों के बीच में अपराध करने की सहमति होती है और यह सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है और धारा 61 की उपधारा 2 के अंतर्गत इसको पनिशेबल बनाया गया है। ये दूसरा अपराध है। और तीसरा इस संबंध में पढ़ेंगे अबेटमेंट। धारा 107 भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 ये अबेटमेंट से संबंधित है। चल करके पढ़ा जाएगा, आप देखेंगे कि जो दुष्प्रेरण होता है, दुष्प्रेरण पूरी तरीके से एक स्वतंत्र अपराध होता है। दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य को किया जाए या उसका अपेक्षित परिणाम घटित हो, फिर भी जो व्यक्ति जिस अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित किया है, उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उसको दोषी माना जाएगा, चाहे दुष्प्रेरित व्यक्ति ने उस कार्य को भले ही नहीं किया है। जैसे अब मान लीजिए कि ए है और यह बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम सी की हत्या कारित कर दो, तो अब ए बी को उकसाता है कि तुम सी की हत्या कारित कर दो और बी सी की हत्या कारित करने से इनकार कर देता है। सी को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं होती है, फिर भी यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध कारित किया? ए सी की हत्या का दुष्प्रेरण के लिए, बी को उकसाने के लिए यहाँ पर इसको दोषी माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये तीन अपराध आपने देखा कि एक अप्रयत्न है, दूसरा आपने देखा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और तीसरा अबेटमेंट है। ये तीन ऐसे अपराध हैं जिसमें अपराध का चौथा आवश्यक तत्व पूरा नहीं होता है। ये तीनों सेक्शन के अंतर्गत आपने देखा कि व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं होती है, फिर भी उसको अपराध उसको मान लिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है। ये सब बेसिक चीजें हैं। तो हम लोगों ने अपराध की परिभाषा पढ़ लिया। अपराध की परिभाषा के बाद अपराध के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं कि पर्सन होना चाहिए, पर्सन में गिल्टी माइंड होना चाहिए, गिल्टी माइंड के इन्फ्लुएंस में एक्ट या ओमिशन होना चाहिए और चौथा एक्ट या ओमिशन के परिणाम स्वरूप पर्सन या सोसाइटी को इंजरी होनी चाहिए। चारों शर्त पूरी होगी तब इसी को अपराध कहा जाएगा।